हेलो बच्चों, आई एम डॉक्टर पारुल सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर सोशियोलॉजी, गवर्नमेंट आर्ट्स गर्ल्स कॉलेज कोटा। और हम आपका बीए थर्ड ईयर का पेपर 2 समाजशास्त्र विषय का पढ़ रहे थे, जिसमें हमने काफ़ी टॉपिक कवर कर लिए थे। और आज हम बात करेंगे वृद्ध जनों की समस्याएं, अर्थात प्रॉब्लम्स ऑफ एल्डरली। तो हम सभी जानते हैं कि वृद्धावस्था मानव जीवन की एक स्वाभाविक स्थिति है और भारतीय समाज में संयुक्त परिवार प्रणाली बहुत महत्वपूर्ण रूप से बहुत लंबे समय तक विद्यमान रही और अभी भी हमें बहुत अधिकांश जगहों पर हमें जो संयुक्त परिवार हैं, जॉइंट फैमिलीज हैं, वो देखने के लिए मिलती हैं। और जहाँ पर कि जो वृद्ध जन हैं, जो परिवार के जो एल्डर पीपल हैं, उनका एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान हमें परिवार में देखने के लिए मिलता है। वर्तमान समय में यदि हम देखें तो जो वृद्ध हैं, वो वृद्ध भारत में यदि देखने की कोशिश की जाए तो यहाँ पर जो हमारी जीवन प्रत्याशा है, अर्थात एक व्यक्ति कितने आयु तक एक जो जीवन है वो जीवन यहाँ पर व्यतीत करता है, तो वो लगभग 67-68 ईयर्स या ऑलमोस्ट 70 ईयर्स तक की मानी जाती है। जो हमारी स्वास्थ्य सुविधाएं इत्यादि हैं, उनकी स्थिति सुधरने के कारण, स्वास्थ्य सुविधाओं की लोगों तक पहुंच बढ़ने के कारण जो हमारी जीवन प्रत्याशा है, जो आयु है, वो आयु हमारी बढ़ती जा रही है। और निश्चित रूप से जब वृद्धावस्था आती है तो वृद्धावस्था से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं, वो समस्याएं भी हमें अनेक उत्पन्न होती हुई दिखाई देती हैं। समय के परिवर्तन के साथ, संस्कृति में परिवर्तन के साथ नवीन नवीन प्रकार की जो समस्याएं हैं, वो समस्याएं हम उनका सामना करते हैं। और इसी प्रकार की जो स्थितियां हैं, वो स्थितियां वृद्धों के सम्मुख भी आती हैं। तो वृद्धों की यदि हम प्रमुख समस्याओं की बात करें तो उनको कुछ भागों में विभाजित किया जा सकता है, जिसमें यदि हम सबसे पहली समस्या के रूप में देखें तो सामाजिक सांस्कृतिक समस्याएं हैं, जिसमें जो वृद्ध हैं उनकी सामाजिक समस्याओं को उन वृद्धों और समाज के बदलते हुए संबंधों की समस्याओं के रूप में, पीढ़ियों के अंतर के रूप में और पीढ़ियों में होने वाले जो संघर्ष है उसके कारण पारिवारिक संबंधों में परिवर्तन इत्यादि के रूप में ये जो समस्याएं हैं, ये समस्याएं वृद्धों के सामने उत्पन्न होती हैं। और जो आधिपत्य और अधिकार की चुनौती, जिस तरह से परिवार में पहले जो परिवार का मुखिया होता था, वो परिवार के जो सबसे एल्डरली पर्सन हुआ करते थे उनको माना जाता था। लेकिन यदि अभी वर्तमान की स्थिति देखें तो जिस प्रकार से जो भौतिकता है, उस भौतिकता के कारण, जो भौतिकता की संस्कृति है, उसके हावी होने के कारण हम देखते हैं कि परिवार में अब जो संस्कृति है, वो संस्कृति में जो भौतिकवादी प्रवृत्ति है, उसके कारण जो इकोनॉमिक जो एस्पेक्ट्स हैं वो महत्वपूर्ण होते जा रहे हैं। बाकी के जो और कल्चरल सोशल एस्पेक्ट्स हैं वो अब धूमिल होते जा रहे हैं। और उसी रूप में हमें ये देखने के लिए मिलता है कि जो फैमिली में अभी जो सबसे ज़्यादा अर्निंग कर रहा होगा, जो सबसे अधिक कमाई करने वाला व्यक्ति होगा, अब उसको मुखिया के रूप में हमें देखने के लिए वो मिलते हैं हमें। और इस प्रकार जो वृद्ध व्यक्ति हैं, उनके अधिकारों और आधिपत्य को चुनौती मिलती है। परिवार में उनकी मान्यता, आदर इत्यादि कम होता जाता है। और अनेक स्थानों पर जो परिवार के वयोवृद्ध सदस्य हैं, वो हमें एक बोझ के रूप में भी अनेक बार दिखाई देते हैं। और उसी का परिणाम है निश्चित रूप से कि हमें जगह जगह पर जो वृद्ध आश्रम इत्यादि हैं, वो हमें बनते हुए दिखाई देते हैं, उनकी संख्या बढ़ती हुई दिखाई देती है। और यह समस्या, वृद्धावस्था के कारण उत्पन्न होने वाली ये जो समस्याएं हैं, ये समस्याएं इनका परिवार के जो वर्गीय स्थिति है उसके साथ कोई बहुत अधिक सीधा संबंध नहीं है। ये समस्याएं हमें परिवार में किसी भी वर्ग में हमें ये समस्याएं वृद्धों के साथ उत्पन्न होती हुई दिखाई देती हैं। जो वृद्ध हैं, इन सब समस्याओं के कारण उनमें तनाव एवं बेचैनी इत्यादि बढ़ जाती है। और जो वृद्ध हैं वो अपने जो समय है उस समय को उपयोगितापूर्ण तरीके से नहीं बिता पाते, मनोरंजन के साधन इत्यादि नहीं मिल पाते उनको, अपने आयु समूह के जो व्यक्ति हैं उनसे नहीं मिल पाते। और इस प्रकार से जो निरर्थकता का जो भाव है वो उनके अंदर उत्पन्न होना शुरू हो जाता है। तो ये कुछ सामाजिक सांस्कृतिक समस्याएं हमें देखने के लिए मिलती हैं। आर्थिक समस्याओं के रूप में जो पेंशन पाने वाले व्यक्ति हैं, उनकी भी स्थिति बहुत अधिक संतोषजनक नहीं होती। और अनेक बार वे अपने जो जीवन निर्वाह है वह तक करने में वे लोग समर्थ नहीं होते हैं।
और इसी कारण जो सरकार है वो सरकार भी समय समय पर इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कुछ कानून इत्यादि बनाती है। और हम सभी जानते हैं कि अभी 1-2 वर्ष पहले ही यह कानून आया था कि परिवार के जो माता पिता हैं या परिवार के जो वृद्ध सदस्य हैं उनकी देखभाल करना पुत्र का कार्य है, पुत्र की ड्यूटी है, और पुत्र के साथ साथ वह पुत्री की भी ड्यूटी है। तो जब हम प्रॉपर्टी राइट्स में संतान अपना अधिकार दिखाने के लिए बहुत अधिक उत्सुक रहती है, लेकिन जहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करने की बात आती है तो वहाँ पर हम पीछे हो जाते हैं। तो अनेक प्रकार की जो आर्थिक समस्याएं हैं, बेरोजगारी और अर्ध बेरोजगारी, शारीरिक असक्षमता इत्यादि इत्यादि जो पक्ष हैं वो वृद्धों के सम्मुख आर्थिक समस्याओं को उत्पन्न करते हैं। वृद्धावस्था के कारण अनेक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न होती हुई दिखाई देती हैं, और मोटापा, तनाव, चिंता, अर्थराइटिस और चलने फिरने में अक्षमता, सुनने में अक्षमता इत्यादि जैसी जो बीमारियां हैं वो बीमारियां वृद्धावस्था में बहुत आम है। और जो बीमार व्यक्ति है, बीमार वृद्ध व्यक्तियों तक पहुंचना और उनके लिए स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाना, ये जो परिवार है, परिवार के जो अन्य सदस्य हैं, ये उनका भी कार्य है। और इस तरीके हैं उनकी सुनिश्चितता करना सरकार का भी दायित्व है। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि हमारे परिवेश में, हमारे समाज में, हमारी सरकारों के द्वारा इस तरह के जो प्रयास हैं उनके लिए भी बहुत अधिक उनके लिए बहुत अधिक वे जागरूक नहीं हैं, बहुत अधिक वे चेतनशील नहीं हैं। और इस कारण जो बुजुर्ग हैं वो बुजुर्ग अनेक बार उपेक्षित हो जाते हैं और अनेक प्रकार की जो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं वो उनसे ग्रसित हो जाते हैं। वृद्धों का जीवन के प्रति परिवर्तित दृष्टिकोण भी एक बहुत महत्वपूर्ण समस्या है। एक पूरा जीवन व्यतीत करने के बाद वे अनेक प्रकार की जो स्थितियां हैं, अप्रत्याशित स्थितियां हैं, जैसे जीवन साथी से बिछोह, इस उम्र में आकर के अपनी नौकरी जो से रिटायरमेंट इत्यादि, या फिर कार्य करने में अक्षमता जैसी जो स्थितियां हैं वो स्थितियां जो वृद्ध व्यक्ति हैं उन वृद्ध व्यक्तियों को, और अपनी जो स्थिति है, अपनी जो परिस्थिति है, उस परिस्थिति में जिस प्रकार के परिवर्तन होते हुए वे देखते हैं, तो उनका जो जीवन के प्रति जो परिवर्तित दृष्टिकोण है वो दृष्टिकोण भी अनेक बार एक समस्या के रूप में दिखाई देता है। और इसके लिए भी निश्चित रूप से बहुत अधिक प्रयास करने की ज़रूरत है। और अनेक जो NGOs हैं, जो गैर सरकारी संगठन इत्यादि हैं, वो इस प्रकार के जो कार्य हैं वो कार्य वृद्धों के लिए हमें करते हुए भी दिखाई देते हैं। तो ये कुछ समस्याएं हैं और वृद्धों की समस्याएं, और इसमें जो गैर सरकारी संगठन हैं उन गैर सरकारी संगठनों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रूप से देखी जा सकती है। देश में ऐसे कई गैर सरकारी संगठन हैं जो इनके कल्याण के लिए कार्य करते हैं, और ये संगठन ग्रामीण और नगरीय दोनों ही परिवेशों में कार्य करते हुए दिखाई देते हैं। और मुख्य रूप से जो वृद्ध हैं उनकी यदि सहायता करने का प्रयास करना है तो उसके लिए हमें 3 बातों को ध्यान में रखने की ज़रूरत होती है। एक इनकी वित्तीय सुरक्षा, दूसरा स्वास्थ्य सुरक्षा, और तीसरा है इनकी भावनात्मक सुरक्षा। और जो गैर सरकारी संगठन इत्यादि हैं वे इन तीनों ही क्षेत्रों में किसी न किसी प्रकार से वे इनके कार्य के लिए प्रयास कर रहे हैं। जो गवर्नमेंट्स हैं वो गवर्नमेंट भी अनेक बार इस प्रकार के प्रयास करती हैं, जैसा कि यहाँ हमें पिक्चर में भी दिखाई दे रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम एक इसके लिए निकाली गई वृद्धों की समस्याओं को दूर करने के लिए। और भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय वयोश्री योजना के तहत 60 वर्ष की वृद्धावस्था के दौरान सरकार के द्वारा अनेक प्रकार की जो व्यवस्थाएं हैं वो मुहैया कराई जाएंगी वृद्धों के लिए। पेंशन इत्यादि या विधवा पेंशन योजना, ये कुछ ऐसे प्रयास हैं जो सरकार के द्वारा वृद्धों की स्थिति को सुधारने के लिए किए जा रहे हैं। और जब वृद्धों के कल्याण के लिए भी हमें चेतनशील होने की आवश्यकता है। वृद्धों की समस्याओं की व्यापकता, गंभीरता और जटिलता इत्यादि को देख के कहा जा सकता है कि यह एक बहुत महत्वपूर्ण समस्या है। समय के साथ साथ जैसे जैसे हमारा जो रहन सहन है, हमारे स्तर में जो उन्नति है और सुधार हो रहा है, वैसे वैसे जो वृद्ध हैं उनके अधिक समय तक जीवित रहने की संभावना बढ़ती जा रही है। तो निश्चित रूप से इनके कल्याण को सुनिश्चित करना भी एक बहुत
महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। और जो वृद्धों को हमें संरक्षण प्रदान करने की आवश्यकता है, वह सरकारी स्तर पर और गैर सरकारी स्तर पर दोनों ही प्रकार के माध्यम से इसको सुनिश्चित करना जरूरी है। और वृद्ध व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय नीति की घोषणा की गई थी सन 1999 में 1999 में, और इस नीति का प्रमुख विषय युवाओं एवं वृद्धों के मध्य सामंजस्य स्थापित करना तथा वृद्धों की देखभाल करने के लिए परिवार की क्षमताओं में वृद्धि के लिए अनेक औपचारिक अनौपचारिक सहायता की व्यवस्था को विकसित करना था। और इस नीति में इस बात पर जोर दिया गया कि वृद्ध व्यक्तियों के पास उपलब्ध संसाधनों को एकत्रित किया जाए ताकि एक तरफ वृद्ध व्यक्तियों के पास अनुभव एवं विशेषता का लाभ समाज को हो सके तथा दूसरी तरफ वृद्ध व्यक्ति एक सक्रिय जीवन को व्यतीत कर सके। इसमें कुछ विषयों पर बल दिया गया जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसे इसमें बताया गया कि वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत गैर सरकारी क्षेत्र को सम्मिलित करते हुए इसके क्षेत्र को बढ़ाया जाए। इसी के साथ गैर सरकारी क्षेत्रों की सहायता से वृद्ध व्यक्तियों को छूटयुक्त स्वास्थ्य संरक्षण उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाए। वरिष्ठ नागरिकों के लिए जो कर कटौती इत्यादि है वह बढ़ाने की व्यवस्था की जाए। पेंशन कोषों को बढ़ा करके और इनको नियमित करके इनके लिए प्राधिकरण के गठन किए जाएं। वृद्ध व्यक्तियों के लिए आवासीय ऋण प्राप्त करने को सरल बनाया जाए और वृद्ध व्यक्तियों को अपने बच्चों द्वारा देखभाल करने के अधिकार को उपलब्ध कराने के लिए विधान बनाने के लिए कहा गया था, जो कि अभी 99 में चूंकि ये नीति बनाई गई थी तो ये फलीभूत हमें होती हुई दिखाई दी और इससे संबंधित जो कानून है वो कानून बना दिया गया और संतानों के लिए अनिवार्य कर दिया गया, चाहे वह पुत्री है चाहे वह पुत्र है, कि वे अपने माता पिता की सेवा करेंगे, वे उनकी आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करेंगे और यदि वे इस प्रकार से नहीं करते हैं तो उसके लिए जो परिवार के जो वृद्ध व्यक्ति हैं उनको कानूनी संरक्षण भी प्रदान किया गया। तो ये कुछ एस्पेक्ट्स हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण हैं वृद्धों से संबंधित। और जो वृद्ध है वो वृद्ध हमारे जीवन का आधार हैं, वो हमारे परिवार का आधार है, वो हमारे समाज का आधार हैं और अपना जीवन उन्होंने पूरा देश के विकास में, परिवार के विकास में, समाज के विकास में उन्होंने अपना पूरा जीवन लगाया होता है। तभी हम आज इस मुकाम पर पहुँचे हुए होते हैं जिस मुकाम पर हम पहुँचे हैं आज। और कि कहीं मैंने एक बहुत अच्छी सी ये लाइन पढ़ी थी कि ये जो इत्र में लगा से मैं महकता हूँ ये मेरे पिता के पसीने की बदौलत है। निश्चित रूप से मेरे पिता ने बहुत पसीना बहाया तभी मैं आज यह जो इत्र की खुशबू से महक रहा हूँ, मैं इस लायक हूँ। और इस पिक्चर में भी मैं ये देख रहे हैं हम लोग कि नैसा सभा यत्र न संति वृद्धा, अर्थात वह सभा ही नहीं है जहाँ पर कि कोई वृद्ध ना होता हो। तो भले ही वे जीवन के इस पड़ाव पर हैं कि वे शारीरिक रूप से अक्षम हैं, वे इतने अधिक सक्षम नहीं हैं, लेकिन अपने विचारों के माध्यम से और जो कुछ उन्होंने हमें दिया है उसके लिए हम उनके ऋणी हैं और उस ऋण को हमें निश्चित रूप से चुकाने का प्रयास करना चाहिए। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, इसका हम आगे का नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।